दुरूद शरीफ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21। लैपटॉप बेचे थे और नवंबर में शिकायतें आनी शुरू हुई कि लैपटॉप एक तो करंट लग रहा है, दूसरा गर्म हो जाता है चार्ज करते हुए। कस्टमर्स को इंजरीज भी हुई, मीडिया में भी आ गई बात। ईयर एंड 31 दिसंबर है और 1 दिसंबर को सेल्स रोक दी और इंक्वायरी से पता चला कि मसला चार्जर का है। और उसके बाद ऐलान किया कि 15 जनवरी ऑनवर्ड चार्जर ले लें किसी भी सर्विस सेंटर से आके, और उसके बाद फिर सेल शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी किया कि यूएसबी दे देंगे फ्री कस्टमर्स को। सप्लायर ने इसमें से ये एडजस्ट किया है कि ठीक है, हम आपको चार्जर रिप्लेस कर देंगे और आइंदा जब आप हमसे चीज़ें खरीदेंगे तो हम उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। सप्लायर ने एडमिट कर लिया। ये इस पॉइंट नंबर 1 के 2 पैराग्राफ की कहानी है। अगर सवाल किया है तो इस कहानी में से बताएं, कुछ पूछना है तो। ठीक है, नहीं पूछना। इसमें मैंने आई कैप के सोल्यूशन से चेंज किया हुआ है, इख्तलाफ किया हुआ है। ये जो चार्जर हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, इन पे जो खर्चा आएगा, जो कस्टमर्स को बेच चुके और जो हमारे होलसेलर्स और रिटेलर्स को हम बेच चुके, ये तो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें रिप्लेस करना IS2 में कवर हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो IS2 में कवर हो जाएंगे और NRV की कैलकुलेशन में आएंगे, और वो जो कस्टमर्स और होलसेलर्स और रिटेलर्स को चेंज करके देने उसकी प्रोविजन बनेगी। जी देखें, होलसेलर्स और रिटेलर जो है ना, ये भी हमारे कस्टमर्स ही हैं, क्योंकि अगर ये हमारे यानी इनको देना भी हमारी सेल ही है। अगर ऐसा ना होता तो फिर इनके पास पड़ी हुई चीज़ें हमारा स्टॉक ही होता, तो फिर वो अलग से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बताने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, इन सबको ही हमने चीज़ें बेचनी हुई हैं। तो ये सारे ही हमारे कस्टमर्स हैं। तो जो इनके लिए बैटरी चेंज करने का खर्चा है वो प्रोविजन बन जाएगी, और जो स्टॉक में पड़े हुए कि चेंज करने का खर्चा है वो NRV में एडजस्ट होगा। और सप्लायर ने चूंकि इन तीनों के अगेंस्ट टोटल रिकवरी एग्री की है, तो इसको भी फिर तीनों में बांट दिया। ये मैंने रेशो में बांटा है। ये ICAP के सोल्यूशन में ऐसा नहीं था, लेकिन ये जब तीनों के अगेंस्ट रिकवरी है तो तीनों के अगेंस्ट एडजस्ट होना चाहिए। तो मैंने ये चेंज की हुई है। और एक और चीज़ ICAP के सोल्यूशन में थी वो, हाँ, बल्कि ICAP ने इस रिकवरी फ्रॉम BL को नॉन एडजस्ट लिखा हुआ था, तो ये मुनासिब नहीं है, पुराना इशू है। सप्लायर के अगेंस्ट हमने बात भी की हुई है, तो बाद में अगर कोर्ट केस आ जाता है तो वो भी एडजस्टिंग ही होता है। तो इसलिए सप्लायर का मान जाना एडजस्टिंग है। तो ये एक मैंने ICAP से चेंज की हुई है। उसकी वजह से मैंने फिर इस रिकवरी को तीनों के अगेंस्ट एडजस्ट किया। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इससे रिलेटेड पूछें जो पूछना है। जी जी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, उनके लिए एडजस्ट नहीं करेगा। देखें, सप्लायर ने मान लिया कि हाँ जी उसकी गलती है, तो वो ना फिर हमें पैसे दे देगा। सप्लायर ने मान लिया कि उसकी गलती है, वो हमें पैसे दे देगा। तो ये अभी से हम रिसीवेबल बनाएं कि ना बनाएं, पुराना मसला है। और सप्लायर मान गया कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो रिसीवेबल बनाएं कि ना बनाएं? रिसीवेबल बनाएं, वो कह रहा है पैसे दे दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहे अगर कि मैं गलती मानता हूँ, चार्जेस मेरी गलती थी, मैं आपको पैसे इसके दे दूंगा, तो रिसीवेबल बनाएं कि ना बनाएं? पक्की बात है, अगर लिखा होता पैसे दे दूंगा तो रिसीवेबल बनाते। अब वो जो रिसीवेबल बनाने की बात है, वो उसने कहा जी रिसीवेबल तो मैं आप जरूर बनाएं, लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो आपने आइंदा मुझसे चीज़ें तो खरीदनी है, तो मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा आपको। नहीं, सप्लायर ने 11.5 मिलियन देने का मान लिया, 10.5, 11.5 पता नहीं, 11.5,
क्या सप्लायर ने ये कहा है कि आइंदा चीजें खरीदोगे तो मैं दूंगा पैसे? देखें, सप्लायर क्या हमें फ्यूचर में डिस्काउंट देने की बात कर रहा है? यानी कोई सप्लायर ने मेरे को प्रमोशनल ऑफर किया है कि आइंदा भी चीजें खरीदोगे तो डिस्काउंट दे दूंगा? ये पैसे क्यों देगा हमें? ये पैसे एग्री ही क्यों कर रहा है? वो जो पहले खराब चार्जर थे उनकी वजह से एग्री किया ना इसने, तो ये हमें उस पुराने मसले के अगेंस्ट सेटल करने के लिए एग्री कर गया है। देखें इस पूरे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमने सप्लायर से बात की, ये जो पॉइंट नंबर 1 का दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि ये पता चला कि चार्जर्स का मसला था, तो हमने इन चार्जर्स के सप्लायर से बात की, सप्लायर एग्री कर गया, ठीक है मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, फ्यूचर परचेजेस में एडजस्ट कर दूंगा। तो क्या ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है कि आइंदा आपने मुझसे चीजें खरीदी तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा? इस पूरे का कॉन्टेक्स्ट ये है। तो फिर ये जो उसने हमें पैसे देने हैं, ये सिर्फ ये चीज है जैसे आप कॉलेज से कोई पेपर ड्रॉप करके रिफंड लेते हैं, फर्ज कर लें, तो रिफंड की पॉलिसी बिल्कुल होती है, मैंने देखा लोगों को रिफंड होते हुए। लेकिन अगर कॉलेज कहे कि जी अभी रिफंड बहुत ज्यादा आ गए हैं तो हम रिफंड नहीं कर पा रहे, अगले पेपर्स में आपको एडजस्ट कर देंगे, करना हमने रिफंड ही था लेकिन अगले पेपर्स में एडजस्ट कर देंगे, तो ये सिर्फ उन्होंने सेटलमेंट का एक मोड तय कर लिया। या तो ये होता ना कि सप्लायर कहता कि आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और हमने ना अपने पुराने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने की सोची, हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो आइंदा आप जब भी हमसे चीजें खरीदेंगे हम आपको डिस्काउंट देंगे। ये ऐसी बात ही नहीं हो रही। देखो बात होती है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को हिसाब से फैसला होगा ना। बीएल ये क्यों 11.5 मिलियन देने को तैयार है, ये बताएं ना। उस पुराने खराब चार्जेस की वजह से या हमें कोई फ्यूचर परचेजेस के लिए घेरने के लिए वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है? पुराने चार्जेस की वजह से ही है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी तो देखें ना कि उसने जो पैसे हमें देने हैं वो पैसे देने की बजाय हमसे एग्री, 11.5 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसने हमसे कहा कि यार ऐसा करो जब आइंदा चीजें खरीदोगे मैं तुम्हें इसमें एडजस्ट कर दूंगा। ये आइंदा चीजें खरीदोगे तो एडजस्ट कर दूंगा, ये आइंदा चीजें खरीदने की लालच नहीं है। ये जो पुराने पैसे देने थे, देने उसने पुराने पैसे ही हैं, लेकिन पुराने पैसे देने की बजाय अपनी आसानी के लिए कह रहा है कि परचेजेस में से नेट कर दें। आप लोगों की बात इस जुमले के ऊपर सिर्फ रुक गई है कि फ्यूचर परचेजेस की बात कर रहा है। फ्यूचर परचेजेस की बात फ्यूचर परचेजेस से मशरूत नहीं है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है पीछे। वो खराब चार्जर्स की वजह से पैसे देने को राजी हुआ है। जो इससे पहले वो टर्कॉइज वाला सवाल था, उसके अंदर तो था ही है कि हमने अखबार के अंदर इश्तेहार दिया है, डिस्काउंट कूपन छापे हैं, फिर वो फ्यूचर परचेजेस के ऊपर डिपेंडेंट था। ये कोई डिस्काउंट कूपन थोड़ी है, ये तो उसने पुराने पैसे देने थे और उन पुराने पैसों के सेटलमेंट के लिए उसने कहा है कि हमसे पैसे ना लें आप। ये नहीं कहा मैं बोल रहा हूं कि हमसे पैसे भी ना लें, उन्होंने कहा हम फ्यूचर में आपको एडजस्ट कर देंगे। तो वो किस चीज की एडजस्टमेंट की बात कर रहा है? जो पुराना मसला था हमने उसको वो मांगा है, उसने एडमिट किया है और अब उसको फ्यूचर एडजस्टमेंट के तौर पर देने को तैयार है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूं। अच्छा, अगर ये भी जो जिनको और भी लग रहा है मसला कि नहीं ये फ्यूचर परचेजेस की बात कर रहा है और मैंने चूंकि जुमला बोल दिया था कि आईकेप का सोल्यूशन गलत है, तो इससे आपको मजीद एक हौसला पड़ जाता है, नहीं हम सही सोच रहे हैं। मैं आपको आईकेप का सोल्यूशन बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि रीइंबर्समेंट फ्रॉम बीएल, रीइंबर्समेंट, तो रीइंबर्समेंट आगे के डिस्काउंट को कहते हैं, फिर पुराने खर्चे की रिकवरी को कहते हैं। रीइंबर्समेंट फ्रॉम बीएल वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, लेकिन चूंकि उसने ये रीइंबर्स करने का वादा 20 जनवरी को किया है तो इसलिए वो उसको नॉन एडजस्टिंग कह रहे हैं। यानी है ये सारा मामला रीइंबर्समेंट ही। अब मैंने इसके इख्तलाफ इसलिए किया है कि भाई बाद में अगर 20 जनवरी को एडमिट कर भी रहा है तो पुराना केस चल रहा होता और 20 जनवरी को कोर्ट में फैसला आ जाता तो एडजस्टिंग ही होना था ना। तो इसलिए ये एडजस्टिंग है। मैं सिर्फ इससे इस बात से इख्तलाफ किया था आईकेप के सोल्यूशन से, है ये रीइंबर्समेंट ही है, ये पुराने मामले का खर्चा है, ये कोई नई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। तो इसलिए इसको फ्यूचर परचेजेस में सिर्फ वैसे एडजस्ट करने की बात की है क्योंकि पैसे नहीं होंगे उनके पास। यानी इसका पूरा बैकग्राउंड अगर देखें ना तो पैसे पुराने मसले के दे रहा है, लेकिन पैसे कैश देने की बजाय वो आइंदा की परचेजेस में एडजस्ट करने को कह रहे हैं। जी जी नहीं, आप 15 जनवरी से कैसे रिलेट कर रही हैं इसको? 15 जनवरी से रिलेट करके इसको कैसे आप एडजस्टिंग कह रही हैं? हाँ 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 हाँ, एडजस्टिंग कैसे?
इवेंट कर रहा है उसकी कॉस्ट जो है वो पिछले साल बढ़ गई, इसलिए लेकिन जो दे रहा है। आपने पूछा है कि जब हम चार्जर रिप्लेस करने की बात ही 15 जनवरी को कर रहे हैं तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहा था ठीक है मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, तो ये जो कि 15 जनवरी के वाक़े से लिंक कर रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो नॉन रजिस्टरिंग, इस वजह से कहा है नॉन रजिस्टरिंग। हम रीइंबर्समेंट का एसेट कब बनाते हैं? व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। तो अगर ईयर एंड से पहले सप्लायर नहीं माना हुआ था और ईयर एंड के बाद कोर्ट का एक डिसीजन आया और उस सप्लायर ने कहा अच्छा इस केस का डिसीजन नहीं आया, अभी हमने सप्लायर के खिलाफ केस ही नहीं किया था, वैसे ही सप्लायर से बात की हुई थी, इससे मिलते जुलते केस में कोर्ट का डिसीजन आ गया, इससे मिलते जुलता कोई और केस चल रहा था पब्लिक में और न्यूज में, उसमें डिसीजन आ गया। अब सप्लायर को लगा कि अच्छा ये तो यार कोर्ट में अगर चला गया तो वाकई ये जीत जाएगा, ठीक है मैं तैयार हूं। तो सप्लायर का अब उस पेंडिंग मसले पे अब आके तैयार होना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है ना, क्योंकि मसला वो पुराना चल रहा था जिसपे वो अब आके माना है। अब वो माना क्यों है? जब उसको नजर आ रहा था कि अब नहीं बचना तब मान गया है तो उसी पुराने मसले ही का मसला ना जो पेंडिंग चल रहा था। तो ये बात सारी उन्हीं खराब चार्जर्स की हो रही है। इस तरह तो फिर जो हम 15 जनवरी को ऐलान कर रहे थे कि हम ये चार्जर रिप्लेस कर देंगे तो इसकी फिर प्रोविजन नहीं बननी चाहिए। हम तो 15 जनवरी को ऐलान कर रहे हैं, नहीं बननी चाहिए प्रोविजन, बननी चाहिए ना। ऐलान बेशक हम बाद में कर रहे हैं कि पैसे देंगे, पहले वाली बात ये होती थी, वो जो बाद में ऐलान की मसला था वो था कि जिस वक्त हमने गंद फैलाया था उस वक्त ना कोई कानून था ना कोई ऐलान था, फिर ईयर एंड के बाद ऐलान करना नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन ये तो हमने खराब चीजें बेची नहीं है, मसले चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो मीडिया के अंदर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हुई है और फिर उससे मजबूर होकर फाइनली हमने डिसाइड किया कि ठीक है चार्जर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी वजह से अगर इसको प्रोविजन बना रहे हैं तो इसी खर्चे की ही रिकवरी बैटरी लिमिटेड ने हमें ओके कर दी है, तो फिर उसकी रीइंबर्समेंट भी बनाएंगे। हाँ जी, नहीं मुतमिन तो मैं और मिसालें देने की कोशिश कर लेता हूं। क्यों भाई? अच्छा, यूएसबी जो देनी है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमने खुद ही एक बात सोची है, ये तो पुराना मसला ही नहीं था ना। पुराना मसला तो चार्जर का था, ये तो वैसे ही हम कह रहे हैं गुड जेस्चर कि चलो भाई यूएसबी भी दे देते हैं, खुश हो जाएंगे कस्टमर, जो गुस्सा चढ़ा हुआ है इनको वो सेटल हो जाएगा। तो ये ईयर एंड के बाद का एक वैसे ही नया एक्शन है, तो इसलिए इसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ईयर एंड पे मौजूद नहीं है। ईयर एंड पे अनाउंस कर दिया होता तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती। फिर उसके बाद जो कोर्ट केसेस में हमें खर्चे होने हैं उसकी प्रोविजन बनेगी, है नहीं बनेगी? बनेगी, लेकिन जो जनवरी के बाद क्लेम आएंगे उनके लिए भी बन जाएगी। वो तो जनवरी के बाद आएंगे क्लेम, हाँ आएंगे तो उसी सारे रफड़ के अंदर ही ना, वो जो रफड़ पड़ा हुआ है वो क्लेम सारे उसी के अंदर ही आने हैं। तो जो सारे के सारे उसी से रिलेटेड है तो ये सबकी बिल्कुल बनेगी प्रोविजन। अच्छा, और क्या है? और है जी शेयर प्राइस कम हो जाएगी हमारी, तो होती रहे, हम अपनी शेयर प्राइस की अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे होते, तो इसका तो हमारी बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके अलावा हमें मार्केटिंग कॉस्ट करनी चाहिए हालात अच्छे करने के लिए, तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मार्केटिंग कॉस्ट करना? नहीं, तो ये कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर जीपी कम हो जाएगा, तो जीपी कम हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर ये लॉस का भी वर्ड लिखा होता फिर भी ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होता। वैसे तो लॉस नहीं है, बस जीपी में डिक्रीज है। जीपी में डिक्रीज का मतलब ये तो नहीं कि लॉस है, हो सकता है जीपी हमने 100 सोचा हो वो 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब लॉस तो नहीं है। तो इसलिए ये प्रोविजन तो नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन जीपी डाउन होने का मतलब है, यानी सेल प्राइस कम होने का मतलब है कि शायद एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, तो वो जरूर डिस्कस कर लेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 की बात है। जी अच्छा, हर केस में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग डिस्कस करना है या नहीं करना? जी कर देना चाहिए, बेहतर है करना चाहिए। ईयर एंड के बाद जो वाकया हो रहे हैं ना, वैसे तो सारे वाकये ईयर एंड के बाद नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 5 शेयर प्राइस का डिक्रीज हो जाना, ये कोई ईयर एंड के बाद की बात तो नहीं है। इसी तरह से जो पॉइंट नंबर 6 है, ये तो भी हुआ ही नहीं है, यानी ये तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ, तो इसलिए हर एक में तो नहीं आएगा, लेकिन जिसमें कोई इवेंट हो रहा है हाँ उसको हम जरूर नॉन एडजस्टिंग के लिए बात कर सकते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट तो हुई नहीं है ना अभी, ये तो कोई इवेंट ही नहीं है जिसको डिस्क्लोज करना हो। इसी तरह शेयर प्राइस तो दिसंबर में कम हो चुकी है, तो इसको क्या डिस्क्लोज करना है?
ईयर एंड के बाद शेयर का प्राइस कम हुई होती तो फिर बात थी कि IS 10 में डिस्क्लोज करें कि ना करें। एक वाकया ही दिसंबर के अंदर तक का है, तो IS 10 कहां से आ गया? किसमें कॉस्ट ऑफ यूएसबी एडजस्टिंग होगा? क्यों? ये जो मसला चल रहा था ना, वो मसला चार्जर रिप्लेस करके सेटल हो गया। हमने जब ये देखें, मसला चार्जर का था, अब उस चार्जर को हमने जब रिप्लेस करने की बात कर ली तो मसला सेटल हो गया। ये तो वैसे ही हम एज अ गुड जेस्चर एक्स्ट्रा यूएसबी देने का फैसला कर रहे हैं। चार्जर की खराबी थी, चार्जर की कंप्लेंट्स थी, या तो होता ना लोगों ने कोई क्लेम्स डैमेजेस मांगे होते, वो एक अलग बात है। और वो ये है ना पॉइंट नंबर 4 के अंदर देखें, एक है लैपटॉप का चार्जर खराब होना, एक है उन कस्टमर्स को जो नुकसान पहुंचे उसके बदले उन्होंने केस कर दिए। ये दोनों तो बिल्कुल प्रोविजन है, एक ही मसले से रिलेटेड है। हम लोग चार्जर रिप्लेस करेंगे, इसका भी हम लोग खर्चा प्रोविजन बना रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। उनके क्लेम्स हम सेटल करेंगे डैमेजेस के, इसकी भी प्रोविजन बना रहे हैं, पॉइंट नंबर 4। लेकिन हमने वैसे ही एक और एक्स्ट्रा काम सोचा कि यूएसबी भी दे देते हैं। ये तो ऐसी एक एक्स्ट्रा चीज सोच रहे हैं ना। मसला उनको था लैपटॉप खराब है, यही शोर मचाना ना, लैपटॉप खराब है। तो जब लैपटॉप खराब है तो उस लैपटॉप की खराबी हम दूर कर दें, और जिन जिन लोगों ने हमसे डैमेजेस मांगे उनके वो डैमेजेस पे कर दें, तो हो गए ना मसला सेटल। झगड़ा तो चार्जर और डैमेजेस का है ना, तो उसकी हम बिल्कुल प्रोविजन बना रहे हैं। ये तो वैसे एक एक्स्ट्रा चीज हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि चलो खुश हो जाएंगे। जैसे अगर बिजनेस ये फैसला करता कि अच्छा जो भी कस्टमर है ना उसको बैठा के खाना भी खिलाना, अपने स्टाफ को कह देता। उन्होंने खाना मांगने का केस नहीं किया है, उन्होंने केस डैमेजेस का किया होता और चार्जर्स के शिकायत की होती। तो जो इशू चल रहा है वो चार्जर्स और डैमेजेस का है, उसकी हम बना रहे हैं प्रोविजन। लेकिन अगर कंपनी इंटरनली अपने स्टाफ को एडवाइस कर देती है कि आपने ना जो भी कस्टमर आए उसको खाना खिलाना है, तो ये खाना खिलाना भी प्रोविजन सेटल करने का नहीं ना, वो तो वैसे ही बस उनको खुश करने के लिए। तो इसलिए ये यूएसबी देना एज अ गुड जेस्चर है। ये 9.1 क्या है? 9.1 क्या है? मुझे पेज पहुंचाने पड़ेंगे, आगे हैं जी जी। मैं चलो आगे चला ही जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी। नहीं देखें, वैसे तो मैं इस सवाल पे ही रोक रहा हूँ बस, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी लेट हो जाती है। मैं अगला सवाल नहीं डिस्कस कर रहा। अगले सवाल में बैंक से पैसे चोरी हुए और उसमें इंश्योरेंस वालों ने हमसे जो पैसे तय कर लिए हैं वो इन टोटल देखेंगे तो 80% तक हमारे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम 80% रीइंबर्समेंट मानेंगे। ये नहीं करेंगे कि, अब मुझे फिगर्स याद नहीं है, लेकिन फर्ज करें हमारे बैंक से पैसे चोरी हुए थे 10 मिलियन और इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि 8 मिलियन तक हम आपको देने को तैयार हैं। इसमें से 2 मिलियन इधर हुए होते, इधर 7 है, No, sir, तो हम ये कर लेते हैं कि चूंकि वो 8 मिलियन देने को तैयार हो गए हैं तो ये 7 पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। ये फेयर नहीं है। वो इस 8 को पूरे 10 के अगेंस्ट सेटल करने पे एग्री हुए हैं, तो हमें इसका प्रोपोर्शन देखना चाहिए। फेयर नहीं होगा कि हमें 7 मिलियन को पूरा रीइंबर्स समझ लें और 3 के अगेंस्ट सिर्फ 1 मिलियन की रीइंबर्समेंट समझ लें। फेयर नहीं है। उसने इस 10 मिलियन के अगेंस्ट टोटल पैसे एग्री किए हैं, तो हमें प्रोपोर्शनेट ही देखना चाहिए। इसी तरह टोटल खर्चा हमारा 14 तक जाना है, उन्होंने जो 11.5 एग्री किए हैं वो इन तीनों के अगेंस्ट एग्री किए हैं, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हाँ भाई, जिन्होंने किया है पॉइंट नंबर 1 में बताएं, क्योंकि अच्छा सवाल था इसलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूं कि आप करें। जो जो जरा सी भी कंफ्यूजन तो बेटा पूछें, क्योंकि IS 37 तो है ही टेक्निकल, कंफ्यूजन रह जाएंगी तो फिर तो मामला फिर वहीं का वहीं रहा। तो इसलिए पॉइंट 1 में जिसको जरा सी भी कंफ्यूजन है वो बोलिए। पूछना चाह रहे हैं कुछ आप? कौन सी? अच्छा चलें, उसी की वजह से ही तो बिजनेस आगे लॉसेस में जाएगा, तो फिर वो जो लॉसेस में जाएगा उसकी भी प्रोविजन बना लें, है? क्योंकि ईयर एंड वो ना है तो उसी की वजह से। जो हमने खराब चार्जर खराब लैपटॉप बेच लिए मार्केट में हो गई बदनामी, उसी की वजह से अगले 2-4 महीने लॉसेस में जाएंगे, तो उसकी बना लें प्रोविजन।
उसी की वजह से मार्केट में मामला ठीक करने के लिए हमें मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। बल्कि चलो ये ज्यादा बेहतर है, मार्केटिंग कॉस्ट की बना ली प्रोविजन। ये जो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ, पॉइंट 6 में जो मार्केटिंग कॉस्ट है, इसकी प्रोविजन बनानी चाहिए फिर कि नहीं? इसकी भी बनानी चाहिए। अच्छा, इसकी क्यों बनानी चाहिए? कि उसकी वजह से ही है। अच्छा चलो, फिर अगले 2-3 महीनों में जो लॉसेस होंगे वो भी उसी की वजह से ही है, तो उनकी प्रोविजन बना लेनी चाहिए। जल्दी बता रहा है यार, उनकी भी बना लेनी चाहिए यार। ये तो मसला ही सारा खत्म हो गया। यानी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन बना लेनी चाहिए। यानी मामला ये हुआ कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की बना लेनी चाहिए प्रोविजन। दिल में तो आ रहा है ना, नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? अवॉइड हो सकता है। अच्छा चले, मैं एक और जुमले से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो लोगों ने शिकायत की है लैपटॉप की खराबी की, और उसका यकीनन वो कुछ ना कुछ हल चाह रहे हैं, तो हल यही है ना कि उनको लैपटॉप चेंज कर दिए जाए या लैपटॉप की खराबी दूर कर दी जाए, यही है ना। और चूंकि वो डैमेजेस भी मांग चुके उसी से रिलेटेड, और कोर्ट में अगर उनके डैमेजेस का केस एक्सेप्ट हो रहा है तो उसका मतलब कोर्ट को लगता है कि हाँ ये डैमेजेस इसी चीज की तलाफी है, तो उनकी प्रोविजन बननी चाहिए ना। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि वाकई ही वो इस मसले की तलाफी है, और कोर्ट का डिसीजन कर देना ये साबित कर रहा है कि हाँ ये इसी मसले की तलाफी है। ये बात समझ आती है? अब ईयर एंड के बाद हम यूएसबी देने का फैसला कर रहे हैं। ईयर एंड के बाद क्या ये जो यूएसबी देने का फैसला है ये उन लोगों ने मांगा हुआ है? क्या ये लैपटॉप की रिप्लेसमेंट के अंदर कवर हो रहा है? क्या ये डैमेजेस के अंदर कवर हो रहा है? तो यूएसबी देना हमारी ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, तो इसलिए नहीं बनेगी प्रोविजन। इसकी वजह से बेशक आप इससे कनेक्टेड समझ लें, लेकिन क्या ईयर एंड पे ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद थी? क्योंकि जिन लोगों ने डैमेजेस क्लेम किए थे, जिनको हमने बैटरीज चेंज करनी है, वो तो ईयर एंड से पहले ही मांगना शुरू कर चुके थे। और जो उन्होंने शिकायतें की थी वो शिकायतें डायरेक्टली थी ही यही कि लैपटॉप ठीक करके दें और डैमेजेस दें। यूएसबी तो हमने उनको एक्स्ट्रा एक चीज देने का सोचा, उसका तो लैपटॉप से ताल्लुक नहीं है। नहीं, ताल्लुक तो मतलब है, लैपटॉप पे लगाएंगे, लेकिन यूएसबी तो लैपटॉप का पार्ट नहीं है ना। मसला लैपटॉप पे निकला था। अगर वो कंपनी ये डिसाइड करे कि कस्टमर हो गए नाराज, तो इनको ना वो कहा नारायण कागान ट्रिप करा देते हैं कस्टमर्स को, तो वो लैपटॉप ही का कोई हिस्सा है जिसकी सेटलमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा ही है ना कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो ईयर एंड तक अगर डिसीजन का ऐलान कर चुके होते कि हम इसकी कंपनसेशन में आपको नारायण कागान का ट्रिप भी कराने को तैयार है, तो फिर वो होती प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि ईयर एंड पे मौजूद होती। ये तो ईयर एंड के बाद ऐलान कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज का ऐलान कर रहे हैं, जो इशू चल रहा था उससे हट के एक चीज का ऐलान कर रहे हैं। क्या चलो ऐलान हो गया है, ऐलान हो गया। मसला तो ये है ना कि यूएसबी देना प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनी, हो गया ऐलान। जी बोले। हाँ, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो नहीं है यार, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ना ना ना, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस का मतलब होता है जब बिजनेस ऑपरेट करेगा तो उसकी जो सेल्स एक्सपेंसेस होंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पीबीआईटी निकालेंगे, तो वो लॉस होगा, इसको ऑपरेटिंग लॉस कहते हैं। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जो फ्यूचर में होगा, तो ये कोई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये फ्यूचर की सेल्स के क्लेम नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो उससे पीछे आते हैं। ये 5.4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 के अंदर 5.4 मिलियन क्या है? किस चीज के क्लेम आ चुके हैं? नहीं, क्या क्लेम आए? मैं पूरा सेंटेंस शुरू से पढ़ो ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर डैमेजेस, वो जिन लोगों को खराब लैपटॉप बेचे थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्लेम लेके आ रहे थे, हमारा लैपटॉप भी खराब है, हमारा लैपटॉप भी खराब है, उनको डैमेजेस पे करने पड़ रहे थे। तो 5.4 मिलियन वो थे जो जनवरी में आए, और 10 मिलियन वो हैं जो फरवरी मार्च में आने की उम्मीद है। ये फरवरी मार्च की सेल्स के क्लेम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो फरवरी मार्च में हम खराब लैपटॉप बेचेंगे, वैसे तो नहीं बेचेंगे, लेकिन अगर फरवरी मार्च में खराब लैपटॉप बेचेंगे उनके क्लेम है, ये वो नहीं है। ये ऑलरेडी जिन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था ना, उनमें से मजीद है कुछ लोग जो हमें उम्मीद है भी आ जाना है। क्योंकि अगर 100 लैपटॉप बेचे, 70 खराब निकले और हमें पता है कि सारे ही खराब थे, तो अगले 30 में भी आना ही आना है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें लग रहा है कि वो फ्यूचर में आ जाएंगे। तो ये कुछ फ्यूचर सेल्स के रिलेटेड नहीं है, ये पुराने मसले के रिलेटेड है जो हमें लगता है क्लेम मजीद आने।
चलो ठीक है, शाबाश है। देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह की जो जरा सी भी कंफ्यूजन है ना क्लियर करें, क्योंकि बस मैं इसको डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर बहुत हो गया है 37 और वो कंसोलिडेशन बहुत अफेक्ट हो जाएगा। बस ये सवाल मैं जरूर कर रहा हूँ डिस्कस, इसलिए इस बात कर रहा हूँ कि इसमें जरा सी भी कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो पूछिए, क्लियर करें उसको। नहीं पूछना किसी ने, बट ठीक है, हो गया मसला, बस हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो है ना, अगर किसी को लग रहा है कि वो डिस्काउंट कूपन का भी तो अखबार में इश्तिहार दिया था, मैंने एक सवाल ना पहले डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पता नहीं कौन सा था, 18 था शायद, 17 था, हाँ 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 था, इससे पहले हमने किया था दिसंबर में, हमने अखबार में इश्तिहार दिया था और लिखा नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, फॉर्म पार्ट ऑफ, हमने अखबार में इश्तिहार दिया था कि जो भी हमसे आगे चीजें खरीदने आएगा उसको हम 20% डिस्काउंट देंगे। ये अखबार में इश्तिहार था, ये इनविटेशन टू ऑफर थी। कल को उसने चीजें खरीदने आना था तो हमने डिस्काउंट देना था, तो इसलिए ईयर एंड तक अखबार में इश्तिहार दे देना हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन ये जो इस सवाल के अंदर पॉइंट 2 में लिखा हुआ है ना, वो कोई अखबार का इश्तिहार नहीं है। जो चीजें हम बेच चुके हैं, उन चीजों के बेच चुके में हम एक स्क्रैच कार्ड डाल चुके हुए थे कि उसको स्क्रैच करें, जितने पैसे उस पर लिखे होंगे वो आप हमसे आके ले लें। ये जिस अक्सर कंपनीज ये स्कीम चलाती रहती हैं। तो हम ये चीजें बेच चुके हुए हैं और उनके साथ उनके डब्बों में डाल के स्क्रैच कार्ड भी दे चुके हुए हैं। हमारा अंदाजा ये था कि हम 25 मिलियन तक के प्राइजेस उन कार्ड पे छापेंगे और फिर बेचेंगे। अब वो करते करते पता नहीं किससे कहां गलती हुई, अब तक 32 मिलियन के क्लेम तो आ चुके हैं और लग रहा है कि बाकी 12 और आ जाने, 12 और आए हैं और बाकी पता नहीं कितने आने, पता नहीं हम क्या क्या छाप के बेच चुके हैं। तो ये मामला उस अखबार में इश्तिहार से डिफरेंट है। उसमें अखबार का इश्तिहार था, लेकिन उसके बाद जिसने चीजें खरीदने आना था उसको पैसे देने थे। ये हम लोग चीजें बेच चुके हुए हैं और उन बेची हुई चीजों के पैकेट्स के अंदर हमने ये कागज छापे हुए, ये कार्ड छुपाए हुए हैं। इनमें से जिस पे भी इनाम निकला वो हमें देना पड़ेगा। तो ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन प्रोविजन क्यों नहीं बना पाएंगे बाकी की? पता ही नहीं कितना बनाए, हमें पता नहीं हम क्या क्या कार्ड डाल चुके हैं इसके अंदर। तो ये उस अखबार के इश्तिहार से डिफरेंट मामला है। ये बेच चुकी हुई चीजों में दिए जा चुके हुए कार्ड की बात हो रही है। पॉइंट 2 से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चले बस ठीक है। आई 37 क्लोज है। अब आपने जितने सवाल करने हैं आप बाकी सारे जरूर करिए और मुझसे आते जाते हैं क्लास के बाद, क्लास से पहले मैसेज नहीं, आप लोग मैसेज पे ना पूछा करें, वो ग्रुप मैंने डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए बनाया था, मैसेजेस के लिए नहीं बनाया था। तो आप यही क्लास से बाद में, अगली क्लास से पहले इस तरह पूछ लिया करें। और ऑनलाइन वाले तो वैसे ही 2-2 महीने बाद भी पूछ रहे होते हैं। आई 37 मेरी तरफ से क्लोज है। अब जितने सवाल रह गए हैं वो वैसे तो रिसेंट, मेरी कोशिश होती है रिसेंट में से कोई ना रहे, तो वो तो मैंने ये उल्टे सारे चला ही लिए। फिर भी अगर किसी ने पुराने सवाल भी करने हो जरूर करिए, क्योंकि 37 इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका भला है। अब फिर ये जो ही पूछना चाहेगा वो फिर क्लास के अलावा पूछ लें। कल एक सवाल कर रहे थे आप, जो काफी लोगों ने कर भी लिया, लेकिन किसी ने अगर घर जाके पूरा किया हो और उसमें कोई बात पूछनी हो तो पूछें। शेयर प्रीमियम जो है ना, शेयर प्रीमियम ये कैपिटल के साथ ही क्रिएट होता है। शेयर प्रीमियम जनरेट ही तब होता है जब शेयर इशू करते हैं। तो इसके साथ सलूक वही होगा जो कैपिटल के साथ सलूक होगा। एस का कैपिटल गुडविल की वर्किंग में आएगा तो उसके साथ प्रीमियम भी वही आएगा। पी का कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा तो पी का प्रीमियम भी बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, गुडविल कैलकुलेट हमने कर ली। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया इसको गुडविल कहा और बैलेंस शीट में एज एन एसेट लिख लिया। क्यों लिख लिया एज एन एसेट? परचेज्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी एसेट क्यों है? कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं, एसेट क्यों है? क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे ना। हमने एक अच्छे नाम वाला बिजनेस खरीदा तो फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए हाँ ये एसेट है। अगर गुडविल की वर्किंग का आंसर नेगेटिव आ जाता तो लायबिलिटी बन जाती। अगर हमने गुडविल की जो वर्किंग की, अच्छा गुडविल की वर्किंग की, उसमें आंसर गुडविल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता
तो ये लायबिलिटी में बन जाती, फिर नेगेटिव क्यों आ जाता? क्या शो कर रहा होता कि हमने सस्ते में खरीद लिया, वो लोग मजबूर थे, तंग थे, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें, हमने उनसे सस्ते में खरीद लिया, तो ये लायबिलिटी नहीं, हमने सस्ते में चीज खरीद ली। इसको ना बार्गेन परचेज कहते हैं, बार्गेन परचेज। नेगेटिव गुडविल भी कहते हैं इसको, नेगेटिव गुडविल बार्गेन परचेज एक ही बात है। बैलेंस शीट में कहां शो करें इसको? बैलेंस शीट में कहां शो करें? पॉजिटिव था तो एसेट था, आंसर नेगेटिव आ गया तो लायबिलिटी बना लें। क्यों गेन बना लें? गेन किसने कहा? कहीं भी नहीं। अच्छा हाँ जी, रिटेन अर्निंग में क्यों क्यों इनकम है? सस्ते में खरीदा है, क्यों आएगा ऐसे में? हाँ, अगर आप इसको समझने के लिए कहना चाहें तो ये डिस्काउंट रिसीव टाइप चीज कह सकते हैं कि हमें एक चीज सस्ते में पड़ गई, तो ये लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि एसेट इसलिए था फ्यूचर बेनिफिट मिलने थे, हमने ज्यादा पैसे दिए थे। ये क्या हुआ है कि हमने कोई बिजनेस सस्ते में खरीद लिया, जितने उस वक्त उस बिजनेस की हैसियत थी हमने उससे सस्ते में खरीदा है। जिन लोगों से खरीदा है शायद वो मजबूर होंगे, बेचना चाह रहे होंगे, लेकिन हमें बिजनेस में बहरहाल पोटेंशियल लग रहा था, तभी खरीदा है ना, कोई तरस खा के तो नहीं खरीदा है, तो हमने एक चीज सस्ते में खरीद ली है, तो ये पेरेंट के लिए एक इनकम मानी जाएगी। अच्छा, इनकम तो इनकम स्टेटमेंट में आती है, एसओएफपी में क्या करें? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि इनकम हाँ बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट में आती है, इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो प्रॉफिट का बैलेंस शीट में कहां के ताल्लुक बनेगा? रिटेन अर्निंग से। तो इस वर्किंग का अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव गुडविल है, उसको बार्गेन परचेज भी कहेंगे और नेगेटिव गुडविल भी कह सकते हैं। और ये जो मैंने रिटेन अर्निंग की वर्किंग बनाई थी, इसमें मैंने पी की रिटेन अर्निंग लिखी थी, फिर इसमें एस की रिटेन अर्निंग, इसमें से लेस फ्री, और जो आंसर आया था इस पे 80% लगा के ये कल बताया था। अब से ऑनवर्ड, आज ही इंशाल्लाह हम ना एडजस्टमेंट से पढ़नी शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स पेरेंट के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी हुआ करेंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स एस के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी हुआ करेंगी। जो करनी होंगी ना पेरेंट्स के प्रॉफिट को, वो हम यहां लिखते जाएंगे और यहां प्लस माइनस करते जाएंगे, और जो एस को चार्ज करनी होंगी वो इधर लिखते जाएंगे। नहीं, क्रिया कंडीशन में नहीं, इसका आंसर क्या है? पोस्ट, तो बस उसके अंदर प्लस माइनस करते जाएंगे। एक्चुअली ये पोस्ट है, इसके नीचे लिखते जाएंगे। जो चीजें हमने पेरेंट के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी होंगी वो यहां लिखा करेंगे, और जो चीजें एस के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी होंगी वो यहां लिखा करेंगे। आगे एडजस्टमेंट जो भी आएंगी उनकी प्लेसमेंट अब ऐसे होगी कि जो पेरेंट के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी है वो यहां, और जो एस के प्रॉफिट्स को चार्ज करनी है वो यहां। तो ये नेगेटिव गुडविल किसके लिए इनकम है? पी की कि एस की? पी, क्योंकि उसको एक चीज सस्ते में मिल गई है, तो नेगेटिव गुडविल यहां आके ऐड हो जाएगी। जो गुडविल की वर्किंग का आंसर आएगा, इसके लिए मैं अलग से एग्जांपल नहीं बना रहा, ये मैं वही उन्हीं सवालों में से करा देता हूं, वरना मैं एग्जांपल 6 लिखता, तो मैं एग्जांपल 6 लिख के ये बात बताता, लेकिन अब आपने 5 एग्जांपल्स कर ली हैं, एक शक्ल आपके सामने आ गई है, तो इसलिए एग्जांपल 6 के अंदर जो मैंने नेगेटिव गुडविल लानी थी तो वो मैंने बात आपको वैसे ज़बानी बता दी। तो नेगेटिव गुडविल अगर गुडविल की वर्किंग का आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव गुडविल है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि रिटेन अर्निंग में पी वाली फिगर में ऐड कर देंगे। जी बोलिए। जी जी, तो हम लोग अगर वो सस्ते में खरीदे तो हम कहते हैं कि उसको मतलब एक काइंड ऑफ गेन, जी जी, तो यहाँ पे भी पी एस के 80% क्रेडिट परचेज है, वो भी पार्ट हो बन रहा है। जी जी, तो इसका भी ये गेन ही होना चाहिए कि उससे सस्ते में गेन, तो वही कह रहा हूँ ना, गेन है। इनकम और गेन आप कह रहे हैं कि उसको ओसीआई बना, इस तरह की बात कर रहे हैं, आपके ओसीआई बनाना चाहिए। ऐसे टाइप नहीं, गेन एसेट होता है, एसेट डेबिट, इनकम ही क्रेडिट होगी ना। आप उसकी एक साइड देख रहे हैं कि गेन है, एसेट है, तो ठीक है, एसेट बढ़ना है, लेकिन इनकम क्रेडिट ना। एसेट की वैल्यू बढ़ जाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू मॉडल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू बढ़ती है, गेन होता है, तो उसका क्रेडिट पीएनएल में ही आता है ना। तो ये इसी तरह से उसके लिए एक इनकम वाली बात है।
कल जो सवाल इधर क्लास में किया था आपने यहाँ से देख के 5-7 मिनट में हो गया था, और आप इसकी ना तेज, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसकी आप तेज प्रैक्टिस टारगेट रखेंगे तो आपसे होंगे, तो इसलिए अगेन 5 मिनट का टारगेट रखें। पेज 376 376 क्वेश्चन नंबर 6। पेज 376 क्वेश्चन नंबर 6 कर दें। और अब एक बात ध्यान करिएगा, बैलेंस शीट में वर्ड इन्वेस्टमेंट बना नहीं है। कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं आनी है? जो पी ने एस में की है, तो इस बात का ध्यान रख के सवाल करिएगा। पेज 376 क्वेश्चन नंबर 6 अभी कर दें सॉल्व। बाकी चीजों की एंट्री क्या हो रही है? मैंने पूछा बाकी चीजों की एंट्री क्या हो रही है जो अभी तक बाकी काम किए हैं। पॉजिटिव गुडविल की एंट्री क्या हो रही है? अच्छा चलो, कौन सी बुक्स में एंट्री हो रही है? नहीं हो रही ना। ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, इनकी एंट्रीज कौन सी बुक्स में हो रही है? कहीं पे भी नहीं, इनकी कोई बुक्स नहीं है। ये दोनों SOFPs को देख के प्लस माइनस करके चीज बना रहे हैं, एंट्रीज नहीं हो रही है इसकी। एंट्रीज तो किसी बुक्स में हो ना, तो उनकी तो बुक्स ही कोई नहीं। हाँ अच्छा चलें, पॉजिटिव गुडविल एक एसेट है, तो उसकी भी तो एंट्री करनी चाहिए, करनी चाहिए, उसकी तो नहीं की ना नहीं। तो इसलिए यहां पर ना चीजें बस प्लस माइनस करके नई बैलेंस शीट बन रही है, SFP बन रही है, उसके पीछे कोई बुक्स नहीं है। सिर्फ बात इतनी हुई है कि अगर गुडविल की वर्किंग पॉजिटिव आई है तो एसेट्स में लिख दें, नेगेटिव आई है तो यहां लिख दें।
बस इतनी देर में हो जाना चाहिए था। अच्छा, इसके चूंकि पीछे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं रखा हुआ, तो अगर आपका आंसर टैली नहीं हो रहा तो परेशान होते रहेंगे। गुडविल की वर्किंग बताता हूँ जिनसे नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट कितनी जो एसएफपी में आ रही है ना, वो पेरेंट की सिर्फ एस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और भी होंगी कहीं। एस में की गई इन्वेस्टमेंट नीचे .1 में लिखी हुई है कितनी। तो गुडविल की वर्किंग में हमने ये देखना है कि एस के शेयर्स कितने में खरीदे थे, इसलिए गुडविल की वर्किंग में 25,000 आनी है। उस वक्त एस की इक्विटी क्या क्या थी, कैपिटल कितना था 30,000, और क्या था प्रीमियम कितना था 3,000, और क्या था उस वक्त कितने थे 2,000 उस वक्त। रिटेन अर्निंग उस वक्त कितनी थी 4,000, 39,000। हमने कितने शेयर खरीदे 27। तो ये 2300 है जो नेगेटिव गुडविल आ गई, और ये 2300 इधर पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। जब पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स बनाएंगे तो पी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है सवाल में 52,000, ये इसमें यहां नेगेटिव गुडविल ऐड हो जाएगी 23 ऐड, क्योंकि इनकम बन जाएगी। और उसके बाद एस के रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे, एस की रिटेन अर्निंग अभी कितनी है, तब कितनी थी 35, इसमें से 70% हमारा 24,500 788। और तीसरा मसला इसमें आपको ये हो सकता है कि बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं ग्रुप बैलेंस शीट में, वो कैसे बनेंगी। पेरेंट की बुक्स में, पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, एस में 5। तो हमने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं खत्म करनी होती, सिर्फ वो जो पेरेंट ने एस में की है वो निकाल देते हैं, बाकी आएंगे। देखिए एस के अगर आप डेटर पेरेंट के डेटर में ऐड कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, एस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी ऐड होंगी। ये क्यों माइनस कर दी, क्योंकि ये हमने ग्रुप में नहीं लिखनी, ये तो पी ने एस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या बना ये एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट्स की लाइन में ये आ जाएगा। ये चीजें थी जो मुझे लगता है बताने की जरूरत है। अब आप देखिए जो आपको नहीं चीज समझ आई आप पूछिए। जी जी, तो पेरेंट वाला ही होगा वो सिर्फ, तो वो एनसीए के नाम से आएगा ना।
वो एग्जाम में हो गया कवर। और पूछिए इसमें जी। इन्वेस्टमेंट की फिगर 36 में से 25 लेस क्यों किया या 5 ऐड क्यों किया, क्या पूछ रहे हैं? 25 लेस क्यों किया? ये जो एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट्स का वर्ड आ रहा है, ये पेरेंट ने सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एस में ही की है, और भी हो सकती है ना कहीं। जो एस में की है वो तो आगे पॉइंट 1 में लिखी हुई है, तो वो 25 है जो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आनी, इसलिए इसमें से 25 निकाल दिया, बाकी 11 कहीं और होंगी। और साथ जो एस का एक बाकी एसेट जहां साथ मिला रहे हैं, तो ये भी एस का एक एसेट ही है 5, तो ये ऐड हो गया जी। दोबारा बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब retained earnings हम लोग dividend pay करते हैं। जी तो we need to have ऐसे amounts in retained earnings जिससे हम लोग मतलब liquid हो हमारे पास हो actually और उससे pay कर सकते हैं। नहीं, हमने कोई बर्तन में रिटेन अर्निंग थोड़ी रखनी है कि वहां से निकाल के डिविडेंड देना है। सर मेरा पॉइंट है कि आप ये कह रहे हैं कि हम रिटेन अर्निंग में वो चीजें शामिल करें जो कल को हम डिविडेंड की शक्ल में भी दे सकें, ये कह रहे हैं ना आप। तो रिटेन अर्निंग कोई बर्तन है जिसमें हम चीजें रखते जा रहे हैं और वहां से निकाल के डिविडेंड बांटेंगे। डिविडेंड हमने कैश की शक्ल में पे करना है और रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट होना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो वो हम पैसे दे रहे होते हैं किसी को, वो भी तो एक्सपेंस चार्ज हो रहा होता है, वो भी तो फिर अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में आ रहा होता है। कितने सारे इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल, हर ईयर एंड के ऊपर उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, इनकम बन जाएगी। IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, इनकम बन जाएगी, तो वो भी तो सारा कुछ रिटेन अर्निंग में आ रहा है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो कोई कैश थोड़ी होता है। तो ये तो नहीं शर्त है कि रिटेन अर्निंग में कोई कैश चीज ही आनी चाहिए। क्वेश्चन 6 में और बताइए जो पूछ रहे हैं। ठीक है, डन। अब मैं ना सामने बोर्ड पे एक वर्किंग क्या कैलकुलेशन बनाने लगा हूं। आप इसको ना पहले समझिएगा सारा कि मैं क्या कर रहा हूं और उससे मैं क्या कंक्लूड करने लगा हूं। उसके बाद आप अगर नोट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना नोट करना चाहें तो कंक्लूजन जो बताया होगा वही काफी है। ठीक है, जो भी हो रहा है पहले उसकी सारी कहानी समझिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पेरेंट और एस की बैलेंस शीट की लाइन बाय लाइन एडिशन है और 4 काम किए। पेरेंट की एस में इन्वेस्टमेंट, वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगी। एस का कैपिटल नहीं आएगा, एस के प्री एक्विजिशन रिजर्व नहीं आएंगे, लेकिन जो पोस्ट हैं वो पेरेंट के साथ मिल जाएंगे। और जो पेरेंट ने एक्स्ट्रा गुडविल के नाम पे पैसे दिए हैं वो गुडविल एसेट बनेगा। फिर कल और आज वाले सवाल में एक और नई चीज ये बनी कि एस के वो शेयर होल्डर्स जो अभी भी मौजूद हैं, तो उनके लिए एक लाइन आइटम एनसीआई आ जाती है जिसकी एक वर्किंग कल बना के दी थी। और आज ये चीज बताई कि अगर गुडविल की वर्किंग का आंसर नेगेटिव आ गया तो वो एक इनकम है। ये किया है अब तक। ये सच एग्जाम्पल कोई 6-7 नहीं है, बस एक काम कर रहा हूं। पी ने 100% शेयर्स खरीदे थे एस के, मैंने कहा है ना पहले इसको समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं, फिर देखिएगा नोट करने की जरूरत लगे तो करिएगा, वरना कंक्लूजन जो बताऊंगा वही काफी है। पी ने एस के शेयर्स खरीदे थे सारे के सारे और 45,000 के खरीदे थे। इस सवाल को सॉल्व करते हुए जब गुडविल की वर्किंग की होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट 45,000, इसमें से एसई इक्विटी जो उस वक्त थी, कैपिटल था 10-30, रिटेन अर्निंग्स थी 10, पूरा 40 माइनस करूँ या कुछ 70-80%, पूरा 40, गुडविल 5,000।
गुडविल 5000, ये गुडविल बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे आएगा। ये एस का अच्छा नाम है कि पी का अच्छा नाम है? ये एस का अच्छा नाम है और फ्यूचर में मैं बेनिफिट देगा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एस की इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। बिल्कुल ठीक है, एस की इंटरनली जनरेटेड गुडविल है तो उसकी बैलेंस शीट में आ जाती। IAS 38 ने मना किया हुआ था, है ये एस की गुडविल, अगर IAS 38 ने मना ना किया होता तो उसकी बैलेंस शीट में आ रही होती, यानी ये एस का एसेट है। ये जो गुडविल है ये है एस का एसेट, उसकी बैलेंस शीट में नहीं था क्योंकि IAS 38 ने मना किया था, लेकिन है ये एस का एसेट। अब हम ग्रुप बैलेंस शीट में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अब हमने इसके लिए पे किया है, तो ग्रुप बैलेंस शीट में उसको एसेट के तौर पे ले आए। अगर यही मिसाल कुछ इस तरह होती कि पी ने पूरे शेयर्स की बजाय ये इसी कंपनी को 80% खरीदे होते, बाकी सब ऐसे ही, तो 45,000 के ही खरीदे होते या कम के खरीदे होते? इसको जरा 80% करिएगा 45,000 को। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसने 36 के खरीदे होते, 35 के भी हो सकते थे, 37 के भी हो सकते थे। मैंने सिर्फ एक चीज टैली करनी है इसलिए मैंने इसका 80% करवा दिया, वरना जरूरी नहीं है कि ये 36,000 के खरीदता। हाँ, ये जरूरी है कि 45 से कम के होते। क्यों 45 से कम क्यों होते? तो वो सारे थे 80% है, लेकिन एग्जैक्टली उसका 80% होते नहीं, ये जरूरी नहीं था। मैंने एक पॉइंट बस समझाना है इसलिए मैंने 80% करवा दिया, और बाकी ये यही होता व्हेन नेट एसेट्स इतने थे। कैपिटल 30, रिटेन अर्निंग्स। इस सवाल को सॉल्व करते हुए एक तो हम लोग गुडविल की वर्किंग के अंदर इन्वेस्टमेंट 36 लेस उस वक्त नेट एसेट्स क्या थे एक्विजिशन पे, कैपिटल था 30 और रिटेन अर्निंग्स थी 10, तो पूरा 40 लेस करते नहीं, 40 का 80%, 32,000। गुडविल आ जाती 4,000, और एनसीआई की जो वर्किंग करते उसमें क्या क्या लिखते? 40 का 8,000 लिखते, और उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स जो भी आती उस पर 20% लगाते। वो थे नहीं सवाल में अदर रिजर्व, तो अदर रिजर्व भी होते तो वो भी 20 आ जाता। ठीक है, इस सवाल के सोल्यूशन में ये होता। इस सारे में एक आर्गुमेंट ये है कि एस के 80% शेयर्स खरीदे हैं, तो जब कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो एस के सारे एसेट्स पूरे के पूरे कंसोलिडेट करने हैं या उनका 80% लेना है? पूरे। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर की इक्विटी होती है, एसेट्स तो कंपनी के होते हैं, और जब एस पे कंट्रोल है तो सारे एसेट्स बैलेंस शीट में कंसोलिडेट करने हैं, चाहे शेयर्स 100% खरीदे हों चाहे 100 से कम खरीदे हों। कंसोलिडेटेड एसओएफपी में एस के सारे एसेट्स पूरे पूरे कंसोलिडेट होने चाहिए ना, तो गुडविल भी तो एस का ही एक एसेट है। गुडविल एस का एसेट नहीं है। अभी तो मैंने यहां खड़े होके इधर ही खड़े होके एक बात समझाई थी कि ये जो गुडविल है ये एस की इंटरनली जनरेटेड गुडविल है कि जो पुराने लोग थे उनकी थी। एस की है ना, मेहनत उनकी थी, लेकिन वो गुडविल किसकी है? एस की गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। बैलेंस शीट में क्यों नहीं थी? तो अगर IAS 38 ने मना ना किया होता तो फिर एस का ही एसेट है ना, एस का एसेट है। एस के बाकी एसेट्स पीपी है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, चाहे कंपनी के सारे शेयर्स खरीदता पी चाहे कम खरीदता, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, पीपी, वो पूरे पूरे ग्रुप बैलेंस शीट में शो होते हैं या उनका भी 80% शो होता है? तो जब बाकी एसेट्स एस के पूरे पूरे शो होते तो फिर गुडविल पे क्यों फर्क पड़ जाए कि हम सारे शेयर्स खरीदें या कम खरीदें? गुडविल पे कंट्रोल हमारा नहीं है। अच्छा 80% है, 80% है कंट्रोल गुडविल पे। हमारी है? मेरा सवाल ये है, मैं शायद पुरानी बात नहीं अभी तक समझा पा रहा, एस की गुडविल है ये या पुराने लोगों की गुडविल है? गुडविल एस की है, उनकी तो मेहनत थी तो उनको पैसे दिए थे, ये गुडविल एस की है। अच्छा, गुडविल जो है ना वो बिजनेस की होती है,
तो ये बिजनेस की गुडविल है, कंपनी एस की गुडविल है। और अगर IAS 38 ने इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स मना ना किए होते तो ये बैलेंस शीट में आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता? तो फर्ज करते हैं IAS 38 ने मना नहीं किया, तो ये एस का एसेट है जो बैलेंस शीट में आ रहा होता। एस का पूरा अच्छा नाम इस सवाल से पता चला कितना है, यानी एस का पूरा अच्छा नाम 5000 का है। हमने एस के थोड़े शेयर्स खरीदे तो हमारे थोड़े शेयर्स खरीदने से एस का अच्छा नाम कम हो गया, वो तो अभी भी 5 ही होना चाहिए। हमारे पास गुडविल एस का एसेट नहीं है, तो हम क्या एस के बाकी एसेट्स खरीद रहे हैं? क्या हम एस के बाकी एसेट्स खरीद रहे हैं? हम तो एस के शेयर्स खरीद रहे हैं, हम बाकी एसेट्स तो नहीं खरीद रहे हैं, हम तो शेयर्स खरीद रहे हैं। तो जहां एस के बाकी एसेट्स हैं तो ये भी एस का ही एक एसेट है। अगर एस के बाकी सारे एसेट्स पूरे पूरे कंसोलिडेट होने चाहिए तो गुडविल भी पूरी ही कंसोलिडेट होनी चाहिए। ये एक आर्गुमेंट है। आप इस पे अगर एतराज कर रहे हैं तो उसकी वजह ये नहीं हो कि हम खरीद रहे हैं तो हम तो बाकी एसेट्स भी नहीं खरीद रहे। क्या हम पी एस के बाकी एसेट्स खरीद रही है? क्या जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बिल्डिंग के इतने पैसे रख लो, स्टॉक के इतने पैसे रख लो, डेटर के इतने पैसे रख लो, तो शेयर्स खरीद रहे हैं। तो फिर गुडविल जब एस का एसेट है और एस के बाकी सारे एसेट्स पूरे पूरे कंसोलिडेट हो, चाहे पी 100% शेयर्स खरीदे चाहे 80% खरीदे, तो फिर गुडविल भी एस का ही एक एसेट है, फिर उसको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ जी, इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट और कोई कुछ है? यहां से कोई आवाज आई थी, कोई सवाल पूछ रहे थे शायद? नहीं, कोई किसी को इतराज नहीं इस आर्गुमेंट? क्या इतराज है? बोलना यार। जी बोले। सर एक्चुअली मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन अब देखिए ना, हमने 80% उसके शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो गुडविल हमारे पास 80% पे आई है, which is 4000। अच्छा, इस वक्त ना बात ये नहीं हो रही कि ये कैलकुलेट कैसे की है। नहीं, वो ठीक है, आप कह रहे थे ना कि जो बाकी 20% तक की डिफरेंस क्यों आया है 5000 और 4000? जब हमने 100 अच्छा, खरीदा तो 5 आया, 8 हाँ, खरीदा तो 4 आया। तो हमने जब 80 में खरीदा तो हमें गुडविल हमने एज अ पार्ट खरीद लिया, which is 80%। तो जो बाकी 20% है वो तो लेकिन हमने गुडविल नहीं खरीदी ना, हमने तो शेयर्स खरीदे हैं। नहीं सर, मिल तो रही है ना हमारा गुडविल हमें कैसे मिल रही है? सर परचेज्ड गुडविल हमने गुडविल खरीदी है, हमने तो शेयर्स खरीदे हैं। उसके साथ आई है, ठीक है, 80%। नहीं, गुडविल नहीं आई है उसके साथ। जो एस के बाकी एसेट्स थे, हमने क्या वो बाकी एसेट्स खरीदे हैं, तो फिर गुडविल भी उसका एसेट ही है। हमने गुडविल तो नहीं खरीदी, हमने गुडविल खरीदी नहीं है। आपको ना अभी 1-2 एडजस्टमेंट्स आगे चल के नजर आएगा कि हम जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो सकते हैं हम प्लांट के लिए भी दे रहे हो। अगली एडजस्टमेंट्स में आनी है ये बात। एस के कुछ प्लांट्स, कुछ बिल्डिंग्स के लिए भी हो सकता है हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम प्लांट खरीद रहे हैं। पी क्या खरीद रहा है? पी शेयर्स खरीद रहा है। ये कैलकुलेट कैसे हुई है ये डिस्कस नहीं मैं कर रहा इस वक्त, वो तो कैलकुलेट ऐसे ही होनी थी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एस का एसेट है या पी का एसेट है, तो जब एस के बाकी सारे एसेट्स पूरे पूरे आए इररिस्पेक्टिव कि पी ने कितने शेयर्स खरीदे, तो गुडविल की अमाउंट भी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि गुडविल एस का एसेट है। जिस लॉजिक पे बाकी एसेट्स की अमाउंट चेंज नहीं हो रही, क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि शेयर होल्डिंग इक्विटी में होती है, एसेट्स तो पूरे ही होते हैं। तो गुडविल भी एक एसेट है, गुडविल इक्विटी तो नहीं है, गुडविल एसेट है, तो गुडविल भी फिर अनचेंज्ड रहनी चाहिए थी। आप क्या पूछ रहे थे? हाथ उठाया था आपने, भूल गए? हाँ जी, अच्छा यही बात फिर पीपी के लिए भी कर लेते हैं कि 20% उनका भी हक है जो एनसीआई है, पेरेंट का 80% एसेट ही है ना भाई, अरे इसका एसेट ही है ना। उसने तो मना कर दिया कि नहीं आप इसको एसेट ना दिखाएं तो अच्छा है। अगर मना ना करता तो, अगर मना ना करते तो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट में आ रही होती कि लायबिलिटी में आ जाती, यानी है तो एसेट ही ना। गुडविल एस का, अगर IAS 38 मना ना करता तो गुडविल कहां आती? एसेट्स में। जब एसेट ही नहीं है तो एसेट में क्यों लिखना? एक्सपेंस में लिख दें, लायबिलिटी में लिख दें, क्योंकि है तो एसेट ही ना। बस मना था उसको लिखना इसलिए नहीं लिखा था, वरना है तो एसेट। तो एस के बाकी एसेट्स के जैसा सलूक होना चाहिए इसके साथ। सेल पे तो कंट्रोल होता ही नहीं है। अच्छा, प्लांट मशीनरी से जो प्रॉफिट आएगा, प्लांट मशीनरी पे पूरा कंट्रोल है।
तो प्लांट और मशीनरी से जो प्रॉफिट कमाएंगे उस पर भी 80% ही होगा ना, तो फिर प्लांट पूरा क्यों कर रहे हैं? चले अब मुझे बात कंक्लूड करने दें, ठीक है ना यार, मैंने बात पूरी कर ली। चल पूछ ले, नहीं बोलो बोलो। बाकी एसेट्स का 20% कहां कर रहे हैं एनसीआई में? जो अच्छा नहीं कर सकते, अभी करके दिखाता हूं, तो बस साबित हुआ कि गुडविल है एस का ही एसेट, इससे तो नहीं इख्तलाफ। ये जो आप बाकी बातें कर रहे हैं ना, ये आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं आर्गुमेंट, ठीक है शाबाश, लेकिन इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि एस का एसेट है या है। बस यहीं तक काफी है कि एस का एसेट है। तो अगर एस का एसेट है तो जो बाकी एसेट्स एस के पूरे पूरे कंसोलिडेट हो रहे हैं, इसको भी पूरा ही आना चाहिए था, शेयर होल्डिंग पे इसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। ये एक आर्गुमेंट है। लेकिन इसका एक जवाबी आर्गुमेंट ये है कि लेकिन हम गुडविल जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो आनी ही 4 थी, तो 5 आ ही नहीं सकती थी। जब खरीदेंगे शेयर्स थोड़े तो पैसे भी थोड़े देंगे, तो आंसर भी थोड़ा ही निकलना है। तो ये भी एक आर्गुमेंट है। इसके लिए आईएस ने 2 ऑप्शंस कंपनी को अलाउ की हैं। कंपनी की मर्जी कि चाहे तो वो गुडविल ऐसे ही कैलकुलेट करे और ग्रुप बैलेंस शीट में ऐसे ही दिखाए, ये एक तरीका है। इस तरीके पे चलें तो एनसीआई कैसे कैलकुलेट हो रही है? हर फिगर पे 20-20-20 लग रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। हमने एनसीआई की सारी फिगर्स कैसे निकाली हैं? प्रोपोर्शनेट शेयर लगाए। तो ये कंपनी की एक पॉलिसी है, आईएएस की तरफ से एक इजाजत है कि एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। तो ये वो है जो अब 2 दिन में पढ़ा है। दूसरी इजाजत ये है कि अगर से मुतमईन नहीं है ना करें ऐसे। दूसरी इजाजत ये है कि आप ये कैलकुलेट करें कि ये जो शेयर्स आप इस वक्त खरीद रहे हैं, अगर बाकी 20% भी उस वक्त कोई खरीदता, चलो आप ही खरीदते अगर, तो कितने के खरीदते? अगर बाकी 20% भी हम खरीदते या कोई और खरीदता, तो कितने के खरीदते? वैल्यू नहीं पूछ रहा, वैसे आपसे पूछ रहा हूं कितने के खरीदते? जितने उन शेयर्स की उस वक्त वैल्यू होती, बुक वैल्यू होती, फेयर वैल्यू होती। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कि वो जो एनसीआई की उस, ये कैलकुलेशन कब हो रही होती है गुडविल की? किस डेट के सामने रखते हुए हो रही है? एक्विजिशन। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इस वर्किंग में लिखने का मतलब है कि इस दिन, जिस दिन हम ये काम कर रहे हैं, उस दिन एनसीआई यानी 20% शेयर्स की मार्केट वर्थ क्या थी? मैं कह रहा हूं कि 9000 थी। जरूरी नहीं है 9, ऐसी मैंने कहा कि 9000। अब अगर हम 80% खरीद रहे हैं तो इतने के, बाकी 20 भी खरीदते तो इतने के खरीदते। अगर खरीदते, इसमें से अब लेस कर लेते हैं नेट एसेट्स जो एक्विजिशन पे मौजूद थे। क्या क्या थे? कैपिटल 30, रिटेन अर्निंग 10, कितना बन गया? 40 का 80% माइनस करूं या पूरा 40? क्यों पूरा 40? क्योंकि अब मैंने पूरी इक्विटी की सेल वैल्यू यहां लिख दी है। इतने तो हम असल में खरीद रहे थे। अगर इतने खरीदते, अगर ये अगर है तो इतने के खरीदते, यानी पूरी इक्विटी इतने की खरीदते, तो माइनस भी फिर पूरा 40 करूंगा इसमें से। इस गुडविल की कैलकुलेशन करने में और इस गुडविल की कैलकुलेशन करने में फर्क यह है कि ये गुडविल कैलकुलेट ही उस पैसों की बेस पे हो रही है जो 80% के लिए हमने दिए, जबकि यहां पर गुडविल की कैलकुलेशन उन पैसों की बेस पे हो रही है जो हम पूरा एस खरीदते तो देते। तो इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो यकीनन एस की पूरी गुडविल शो कर देगा। इसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट ही ऐसे हुई कि अगर पूरा का पूरा शेयर खरीदते तो कितने का होता। इस बेस पे ये गुडविल की वर्किंग की जाएगी और एनसीआई की वर्किंग में ये लाइन क्या बोली हुई है मैंने कि उस वक्त एनसीआई की वैल्यू क्या थी। अब अगर हम इस मेथड से चल रहे हुए तो उस वक्त एनसीआई की वैल्यू क्या थी? 9।
हमारी इस वर्किंग में इस 9000 को शामिल करना यह बता रहा है कि उस वक्त एनसीआई की वैल्यू 9 थी। तो फिर जब हम एनसीआई की वर्किंग कहेंगे कि उस वक्त एनसीआई की वैल्यू क्या थी, तो यही 9 ही लिखेंगे। अगर इस मेथड पे चल रहे हुए तो गुडविल की वर्किंग सिर्फ 36,000 को यूज करके, और एनसीआई की वर्किंग में पहली लाइन इसका 20% प्रोपोर्शनेट। अगर ये मेथड यूज हो रहा हुआ तो गुडविल की वर्किंग में ये लाइन भी आएगी और यहां 80% नहीं लगेगा, और इसलिए एनसीआई की वर्किंग करते हुए ये पहली लाइन क्या बन जाएगी। ये दो मेथड हैं, अगर बिजनेस इसको फॉलो करना चाहे तो कर ले, एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। अगर बिजनेस इसको फॉलो करना चाहे तो कर ले, इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, चाहे तो जैसे प्रोपोर्शनेट कर रहे थे कल तक वो कर लें, चाहे एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ले जाएं। इन दोनों तरीकों में फर्क कहां पड़ेगा, दो जगह। गुडविल की वर्किंग में लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, और एनसीआई की वर्किंग में जो पहली लाइन ऐसे निकालते थे इसकी जगह ऐसे लिखें। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, गुडविल पूरी शो हो गई। और बैलेंस शीट टैली कैसे हुई, हमने जो यहां गुडविल को 1000 बढ़ा के लिख लिया, तो एनसीआई भी 1000 बढ़ा के लिख ली। ठीक है, तो ये फुल गुडविल मेथड कहलाता है। तो एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके अलाउड है। आपको एग्जाम में बताया होगा कौन सा तरीका है, या अगर नहीं भी बताया हुआ तो आप इससे पहचान लेंगे कि सवाल में अगर फेयर वैल्यू दी हुई है तो ये तरीका है, नहीं दी हुई तो वो तरीका है। वैसे सवाल में दोनों में से कौन सा तरीका है बताया जाता है। तो एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, है जी आपको ये दोनों तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है जैसे मर्जी सॉल्व करें, ये मेरी मुराद नहीं है। जैसे I16 कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, तो दोनों पता होने जरूरी है। हाँ, तो इसी तरह से दो मॉडल हैं, दो तरीके हैं, तो ये दोनों पता होने जरूरी है। कंपनी की पॉलिसी है, दोनों में से जो मर्जी फॉलो करे। ये मैंने आपको बेसिक प्रोसीजर सारा पूरा कर दिया। एडजस्टमेंट कराने का सोचा था लेकिन वो नहीं हो सकी। बेसिक प्रोसीजर मैंने पूरा कर दिया, एडजस्टमेंट्स कराऊंगा कल से। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ना इन्हीं एग्जांपल्स को अच्छी तरह रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैंने आगे फिर एडजस्टमेंट्स करानी है, फिर इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते बार बार। और आप एक सवाल कराइए पेज 377 पे, पेज 377 क्वेश्चन नंबर 7, और पेज 375 पे क्वेश्चन नंबर 4, पेज 375 क्वेश्चन नंबर 4 और 377 क्वेश्चन नंबर 7। एक एनसीआई फेयर वैल्यू पॉजिटिव गुडविल का और एक एनसीआई फेयर वैल्यू नेगेटिव गुडविल का सवाल। हाँ जी, ये दो करने हैं बेटा। मंडे से फिर मैं आपको उसके एडजस्टमेंट्स कराता हूँ। टेस्ट में नहीं, फ्रिक मैंने टेस्ट कर लिया था ना अलग, बस I37। ठीक है जी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।